इफ ग्रैनी इन स्क्विड गेम, अगर दादी स्क्विड गेम में होती। एक रईस सन की बुढ़िया जो हर किसी से सिर्फ नफरत करती थी, हमेशा दूसरों को तंग करने का मौका ढूंढा करती थी। एक दिन घर में बैठे बैठे उसने स्क्विड गेम्स देख ली और उसी से प्रेरित होकर उसने ठान लिया कि बस अब इसी तरह से लोगों को तंग करेगी, उन्हें परेशान करेगी, उन्हें पीटेगी। वो सन की बुढ़िया डेंजर दादी के नाम से जानी जाती थी। ये बड़ा ही मस्त तरीका है लोगों को परेशान करने का। जो लोग हमेशा मुझे तंग करते हैं, ताने मारते हैं, बस उन्हीं को मैं चुन चुन के यहाँ लाऊंगी और ऐसा गेम खिलवाऊंगी कि उनकी साथ पुश्ते याद रखेगी। उस गुड़िया की जगह अब ये बुढ़िया सबको सबक सिखाएगी। दादी के पास बहुत पैसा था और उसे खर्च करने वाला कोई नहीं। वो लोगों को परेशान करने में ही अपने सारे पैसे, अपना पावर खर्च कर डालती। उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, ऐसे लोग जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसके बाद कुछ लोगों को उस लिस्ट में नाम लिखे हुए लोगों को उठाने का काम सौंप दिया, तो कुछ लोगों को उसके शहर से बाहर के बंगले का बड़ा सा आंगन उसकी खास गेम के लिए तैयार करने के लिए कहा। हर चीज बुढ़िया के मुताबिक चल रही थी। एक एक करके उसने चुने हुए लोग भी उस डरावने से वीरान बंगले पर आ चुके थे। मेरी आंखों से पट्टी खोलो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों यहाँ पकड़ कर लाए? अभी बता रहा हूँ, मेरे घर वाले तुम्हें फिरौती की फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। चुप हो जा कमकल, मुझे पता है तेरी कीमत फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए अपना दिमाग मत चला और वहाँ कोने में चुपचाप पड़ा रहे। आउच! मेरे एक्सपेंसिव सैंडल टूट गई। अब तो मेरी आंखों की पट्टी खोल दो, वरना मेरा ब्रांडेड ड्रेस भी खराब हो जाएगा। दात तेरी की, इस कलमुही के नखरे तो अभी भी शुरू है, अभी सबक सिखाती हूँ। हाँ, आई। दादी माँ ने अपने हाथ का बेलन जोर से लड़की की टांगों पर दे मारा। बेचारी लड़की दर्द के मारे कराह उठी। उसकी दर्द भरी चीख सुनते ही दादी एक जंगली की तरह मुस्कुराने लगी और अपने बेलन को देख खुश हो गई। उसे अपना हथियार जो मिल चुका था। लड़की की चीख सुन बाकी लोग पहले ही खामोश हो गए और खामोशी से जो चल रहा है वो चलने दिया। पर उस बुढ़िया की आवाज सुनकर वो समझ गए थे कि ये सारा किया धरा किसका है। उन्हीं में एक जवान लड़का भी था जो चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसके हाथ तो बंधे थे, पर उसने जैसे तैसे करके अपने दाहिने हाथ पर बंधे घड़ी के बटन को दबा दिया और ऐसे बैठा रहा जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। ये अभी तुमने क्या किया? मुझे तुम्हारी घड़ी की आवाज सुनाई दी। अगर बुढ़िया ने सुन लिया तो घड़ी के साथ साथ तुम्हारी धड़कनें भी बंद हो जाएंगी। खामोश रहो और यहाँ से सही सलामत निकलना है तो मेरा साथ दो। बुढ़िया गेम स्टार्ट करने के लिए कब से बेचैन थी। उसने अपने आदमियों को कहकर उन सबको गेम खेलने वाली जगह पर लाने के लिए कहा। उन्हें वहां पर खड़ा करते ही दादी की भद्दी सी आवाज उनके कानों पर गूंजने लगी। उस आवाज ने उन्हें बताया कि आखिर उन्हें यहाँ करना क्या था। सब सुनने के बाद वो लोग समझ गए कि उन्हें स्क्विड गेम का गंदा सा वर्जन खेलना था। आखिरकार उनके आंखों पर लगी पट्टियां खोल दी गई। एक बहुत ही घटिया सा गाना बड़े स्पीकर में बजने लगा। जैसे ही गाना शुरू, सब लोग दौड़ने लगे। बंद होते ही अपनी अपनी जगह रुक गए। जो नहीं रुका, दादी का बेलन जोरों से उन पर पड़ा। ये क्या घटिया बनती है? इतना तो मेरी बीवी ने भी मुझे कभी नहीं मारा था। मेरी बीवी को मैं जल्लाद समझता था, पर वो तो तुम्हारे सामने गाय निकली। ओए माँ, उफ, नहीं, मेरे फेस पर नहीं, मुझे तो मॉडल बनना है। मेरे ब्यूटीफुल फेस पर कुछ मत करो। स्टूपिड गर्ल, यहाँ जान पर बनाई है और इसे अपने फेस की पड़ी है। वो वॉच वाला लड़का कहाँ गया? दूसरी लड़की की नजर हाथ में घड़ी पहने लड़के को ढूंढ ही रही थी कि तभी दूसरे कोने पर उसे वो लड़का नजर आया। उस लड़के ने भी इशारों में उसे शांत रहने के लिए कहा। फिर से वो भद्दा सा गंदा सा गाना शुरू हो गया। लोग फिर से भागने लगे। जो पीटे हुए थे वो बेचारे लंगड़ा कर जैसे तैसे भाग रहे थे। गाना रुकते ही फिर से उन्हीं लोगों की मार खाने की बारी आ गई।
चोट की वजह से उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बेचारे पीटते ही चले जा रहे थे। इस बार वो दूसरी लड़की भी लड़खड़ाई। बेलन उसके तरफ आने ही वाला था कि तभी एक रोबोट ने बीच हवा में ही उस बेलन को पकड़ लिया और उसे तोड़कर फेंक दिया। रोबोट को देखते ही सारे लोग खुशी से नाचने चिल्लाने लगे। बुढ़िया कहने लगी, अरे ये मोर्टीन का डिब्बा कहाँ से आ गया? अभी से देखती हूँ। बुढ़िया ने रोबोट पर ढेर सारे बेलनों की बारिश कर दी, पर एक रोबोट पर बेलन तिनके की तरह असर कर रहा था। उसने देखते ही देखते सारे बेलन चूर चूर करके रख दिए। अब बुढ़िया ने अपने स्पेशल बेलन बाहर निकाले। वो थे लोहे के बेलन। उनका भी अच्छे से हाल बेहाल रोबोट ने बड़ी आसानी से कर दिया। रोबोट की ताकत देख बुढ़िया के बाकी सारे भाड़े के टट्टू भाग खड़े हुए। ये सब नजारा देख बुढ़िया भी भागने वाली थी कि तभी उस दूसरी लड़की ने टांग अड़ाकर बुढ़िया को नीचे गिरा दिया। बाकी सब भी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो घड़ी वाला लड़का बीच में आया। रुको रुको, ये सब क्या कर रहे हो? चाहे वो जैसी भी है, बूढ़ी औरत है। हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे और इसके दिमाग की हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसे डॉक्टर की भी जरूरत है। हाय रे, कमबख्त ने कितना पीटा है हमें। ऐसे वेब सीरीज देखकर बुढ़िया पागल हो गई है। मुझे तो अब सपने में भी यही दिखेगी। और तुम कहते हो कि हम इसे जाने दे, पुलिस के हवाले कर दे। एक दो चाटे तो मारने दो मुझे। दूसरी लड़की सबको बताती है कि उस लड़के ने ही उस रोबोट को यहाँ मदद के लिए बुलाया था। इसलिए सब लोग उस लड़की की बातें मानने के लिए राजी हो जाते हैं। बुढ़िया को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। घायल लोग एम्बुलेंस में अस्पताल चले जाते हैं। बचे हुए लोग सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और रोबोट भी उस लड़की को लेकर उड़न छू हो जाता है। अंडर वाटर गोल्डन ट्रैक्टर चोर। रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहता है, जो कि कोई काम धाम ना करके बस गांव में ही घूमता रहता था। एक दिन सुंदर को उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, कब तक मेरी ही कमाई से घर पर बैठकर खाते रहोगे? जवान बेटा होने के बाद भी मुझे ही काम पर जाना पड़ता है। अरे पिताजी, फिर से वही पुराण लेके बैठ गए आप। अब मैं भी क्या करूं? आपने मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया जो नहीं, जिस वजह से मुझे कोई काम भी नहीं देता। अरे बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। तुम नौकरी नहीं ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी तुम्हें कोई नौकरी? अरे पिताजी, अब ये डायलॉग मुझ पर मत मारिए। वैसे आपने आज तक दिया ही क्या है मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। पर सुंदर की बातों से पिताजी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे बेटे के नजर में मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। मेरी इज्जत भी नहीं करता वो। शायद मैं ही उसे कुछ देने में कम पड़ गया। ठीक है, कल मैं उसे एक सुनहरा ट्रैक्टर देता हूँ, शायद तब वो मेरी इज्जत करेगा। ये सोचकर दूसरे ही दिन सुंदर के पिताजी सुंदर के लिए एक सुनहरा ट्रैक्टर लाते हैं। सुनहरे ट्रैक्टर को देखकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, क्यों बेटा, तू कह रहा था ना कि मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया? तो ये लो बेटा, तुम्हारे लिए सुनहरा ट्रैक्टर। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस ट्रैक्टर से खेतों के काम करने होंगे। लेकिन पिताजी, इतने महंगे सुनहरे ट्रैक्टर से भला कोई काम क्यों करे? इसे तो मैं शोपीस के जैसे रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यह सुनहरा ट्रैक्टर नहीं देने वाला। कोशिश करने के बाद भी सुंदर अपने पिताजी को नहीं मनवा सका। इसलिए वो अपने पिताजी की शर्त मान लेता है और खेतों के काम में लग जाता है। सुंदर के सुनहरे ट्रैक्टर की बात चारों तरफ फैल जाती है। ये बात चोरों के एक गिरोह को भी पता चल जाती है। तब चोरों का मुखिया अपने साथियों से कहता है, अरे सुना है कि गांव में किसी के पास सोने से बना हुआ ट्रैक्टर है। वो ट्रैक्टर कम से कम 100 करोड़ तक का तो होगा। क्यों ना हम उस सुनहरे ट्रैक्टर को ही चुरा ले? बाद में तो हमें कोई चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों साथियों, क्या कहते हो तुम लोग? आज रात हम सुनहरे ट्रैक्टर को चुराएंगे। चोर के मुखिया के साथ उसके साथी हामी भरते हैं। चोरों का गिरोह रात के समय उस गांव में जाते हैं और सुंदर के सुनहरे ट्रैक्टर को चुरा लेते हैं। तब मुखिया अपने साथियों से कहता है,
तुम सब हमारे अंडर वाटर के ठिकाने पर आ जाओ। फिलहाल हम इस सुनहरे ट्रैक्टर को वाटर के अंदर छुपा के रखेंगे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसा कहकर वो सारे उनके अंडर वाटर ठिकाने पर जाते हैं, जहां पर वो सुनहरा ट्रैक्टर भी ले आते हैं। उधर सुंदर और उसके पिताजी अपने सुनहरे ट्रैक्टर को खोकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब सुंदर के पिताजी सोचते हैं, अरे इतनी मुश्किल से मैंने इस सुनहरे ट्रैक्टर को बनाया था, जिस वजह से मेरा बेटा भी काम करने लगा था, लेकिन वो भी इन चोरों ने चुरा लिया। बस अब मेरा बेटा काम करना ना छोड़े, मुझे वही डर लग रहा है। सुंदर सुनहरा ट्रैक्टर ना होने की वजह से उदास हो जाता है और खेतों के काम पर भी नहीं जाता। और इधर अंडर वाटर में धीरे धीरे सुनहरे ट्रैक्टर को पानी की वजह से जंग चढ़ने लगता है। तब एक साथी मुखिया से कहता है, सरदार ये देखो, धीरे धीरे सोने पर भी जंग चढ़ रहा है, कहीं ये लोहे का तो नहीं? अरे ये क्या कह रहे हो, हमें तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। कोई इसका एक टुकड़ा लेकर सोनार के पास ले जाओ और पता करो ये सोने का है भी या नहीं। मुखिया के ऐसा कहते ही एक साथी सुनहरे ट्रैक्टर का एक छोटा टुकड़ा लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार उस टुकड़े को अच्छे से देखता है और कहता है, अरे भाई, ये सोना वोना नहीं, ये तो लोहा है, बस इसके ऊपर सुनहरा पेंट किया हुआ है। सोनार की यह बात मुखिया तक पहुंच जाती है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रात के समय में फिर से उस सुनहरे ट्रैक्टर को वापस सुंदर के घर छोड़कर आता है। सुंदर वापस अपने सुनहरे ट्रैक्टर को पाकर खुश हो जाता है और खेतों के काम पर लग जाता है। बेटे को काम पर फिर से जाते हुए देख उसके पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनका भी देहांत हो जाता है, पर अब धीरे धीरे सुनहरा पेंट भी निकलने लगता है। जब ये बात सुंदर के ध्यान में आती है तब वो सोचता है, अच्छा तो पिताजी ने मुझे बेवकूफ बनाया, ये कोई असली सोने का ट्रैक्टर नहीं है। लेकिन पिताजी की भी क्या गलती, उन्होंने मेरे भलाई के लिए ही, मतलब मुझे काम पर लगाने के लिए ये सब किया था। इस तरह सुंदर को सारी बात समझ आती है और अब वो सुधर गया था, इसलिए उसे अपने पिताजी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो फिर से और ज्यादा मेहनत से काम करने लगता है और हंसी खुशी अपना जीवन जीता है।